दोस्तों, पुष्पा लौट आया है और इस बार फिर से छा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको पुष्पा 2 की पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे। अगर किसी वजह से आप फिल्म नहीं देख पाए हैं तो चिंता मत कीजिए, यहाँ आपको हर पल का रोमांच महसूस होगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हमें 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना है और आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत जापान से होती है, जहां एक जहाज के जरिए कुछ अनजान कंटेनर जापान पहुंचते हैं। इन कंटेनरों में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थीं और पुष्पा भाऊ भी उन्हीं कंटेनरों के साथ मौजूद थे। जब जापानियों ने इन्हें देखा तो उन्होंने पुष्पा भाऊ को पकड़कर उल्टा टांग दिया, लेकिन जैसे तैसे पुष्पा भाऊ ने अपने हाथ छुड़ाए और उनसे लड़ाई करने लगे। फिर मालूम पड़ता है कि इन जापानियों ने लाल चंदन की लकड़ियां अपने पास रख ली थीं, लेकिन कई दिनों से उनका भुगतान नहीं किया था। इसी कारण पुष्पा भाऊ को खुद जापान आना पड़ा। यहाँ पर पुष्पा एक जबरदस्त लड़ाई करता है, लेकिन आखिर में उसे गोली लग जाती है और वह समुद्र में गिर जाता है। तभी पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। अब कहानी में खुलासा होता है कि पुष्पा भाऊ लाल चंदन के सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। वह तय करता है कि लकड़ियां कहां भेजी जाएंगी। पुष्पा पूरी तरह से राज कर रहा था, लेकिन उसके कई दुश्मन भी थे। इनमें सबसे बड़ा दुश्मन आईपीएस शेखावत था। फिल्म के पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी करने को तैयार था। शेखावत एक चाल चलता है। जब पुष्पा के आदमी जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियां काटने जाते हैं तो शेखावत मजदूर के रूप में उनके साथ शामिल हो जाता है। वह वहां पहुंचकर इन सभी को पकड़ने का प्लान बनाता है और आखिरकार सबको अरेस्ट कर लेता है। लाल चंदन की तस्करी में पुष्पा हमेशा बच जाता था, क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं होते थे। लेकिन इस बार शेखावत 230 मजदूरों को बुरी तरह मारता है और उन्हें जेल में डाल देता है। इसके बाद पुष्पा भाऊ की एंट्री होती है। वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां शेखावत मौजूद नहीं था। कुछ पुलिस इंस्पेक्टर वहां होते हैं। पुष्पा सारे मजदूरों को छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सीनू को लेने आया था, क्योंकि उसी दिन सीनू की शादी थी। जब पुष्पा सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू पर चोटों के गहरे निशान थे। अपने बाकी मजदूरों की हालत देखकर पुष्पा का गुस्सा फूट पड़ा। वह पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, जिन मजदूरों पर शेखावत ने हाथ उठाया है, इसका मतलब है कि तुमने पुष्पा पर हाथ उठाया है, इसलिए मैं इन सभी को यहाँ से ले जा रहा हूँ। ये सुनकर पुलिस वाले कहते हैं, अगर आप इन लोगों को यहाँ से ले जाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इस पर पुष्पा भाऊ जवाब देता है, आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना पैसा तुम जोड़ने वाले हो वह सब बर्बाद हो जाएगा। मतलब आज से तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया। पुष्पा सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर देता है और मजदूरों को अपने साथ ले जाता है। जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वह समझ गया कि पुष्पा ने सभी को खरीद लिया है। इस तरह पुष्पा भले ही गैर कानूनी काम करता हो, लेकिन अपने मजदूरों और परिवार का पूरा ख्याल रखता है। पुष्पा अपनी पत्नी श्रीवल्ली से भी बहुत प्यार करता है। अगले दिन श्रीवल्ली मंदिर में पूजा करने जाती है और भगवान की मूर्ति के लिए गहने और मुकुट लेकर जाती है। वहीं पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद होता है। मुरली श्रीवल्ली को ताना मारता है कि उनके पास खुद का गोत्र या सरनेम नहीं है। मुरली हमेशा श्रीवल्ली को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी कावेरी श्रीवल्ली को पसंद करती है और उन्हें चाची कहकर बुलाती है। मुरली कावेरी को श्रीवल्ली से बात करने से मना कर देता है। उधर पुष्पा ने श्रीवल्ली से वादा किया था कि वह सिद्धप्पा के साथ मुख्यमंत्री सीएम से मिलने जाएगा। श्रीवल्ली उससे कहती है कि वह सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाए ताकि उसे फ्रेम करवाकर हॉल में लगाया जा सके। पुष्पा वादा करता है, लेकिन जब वह सीएम से मिलता है तो सीएम उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देता है। सीएम का मानना था कि जूते पैर में ही अच्छे लगते हैं, हाथ में नहीं। सीएम ने श्रीवल्ली के बारे में भी कुछ आपत्तिजनक बातें कह दी, जो पुष्पा को बहुत बुरा लगा। बाहर आकर पुष्पा ने सिद्धप्पा से पूछा, अगर तुम सीएम होते तो क्या तुम मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते? सिद्धप्पा जवाब देता है, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, तेरे साथ फोटो जरूर खिंचवाऊंगा, क्योंकि तू मेरा भाई है। यह सुनकर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा, तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा ने सीधे पूछा कि सीएम बनने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। सिद्धप्पा ने कहा, करीब 100 करोड़।
इस पर पुष्पा कहता है, मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने गया। फिर वहां मिनिस्टर के पास पुष्पा ने एक सोफा भेजा जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। लेकिन उसके बाद सिद्धप्पा ने पुष्पा को समझाया कि इतने पैसे खर्च करना ठीक नहीं है। लेकिन पुष्पा ने बताया कि वह अब नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। उसने लाल चंदन की लकड़ियों की एक नई डील की जो उसे 1 टन पर 2.5 करोड़ रुपए दिला सकती थी। पुष्पा विदेश जाकर एक बड़े बिजनेसमैन से मिला और 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों की डील की। इस डील से उसे 4000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। इसके लिए पुष्पा ने अपने सिंडिकेट के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि हर जगह से लाल चंदन की लकड़ियां इकट्ठा की जाए। लेकिन तभी मंगल सीनू और उसकी पत्नी की एंट्री होती है। उन्हें पता चल गया कि पुष्पा 2000 क्विंटल लाल चंदन बाहर भेजने वाला है। वे यह जानकारी शेखावत को देते हैं ताकि वह लकड़ियों को जब्त कर ले। साथ ही वे शेखावत से कहते हैं कि सिंडिकेट के सदस्यों को डराए धमकाए ताकि वे यह काम छोड़ दें। दरअसल मंगल सीनू खुद सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता था। तो शेखावत सिंह को जब यह बात पता चली तो उसने सभी चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी एक चेक पोस्ट पर लाल चंदन से भरा एक ट्रक पहुंचा। शेखावत भी वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। उसने पूरे ट्रक को आग लगा दी, जिसके बाद सिंडिकेट का एक सदस्य भी वहां मौजूद था। लेकिन शेखावत सिंह ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगल सीनू चाहता था कि बस उन्हें डराया धमकाया जाए। शेखावत सिंह ने कहा, मेरा डराने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर मैंने इसे मार दिया है तो बाकी सिंडिकेट के सदस्य भी उससे डरेंगे। जिस सिंडिकेट सदस्य की हत्या हुई उसकी श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग पहुंचे सिवाय पुष्पा के। तभी मंगल सीनू और कुछ अन्य लोग सिद्धप्पा से कहने लगे, अगर पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह नहीं हुई तो वह ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुष्पा को प्रेसिडेंट के पद से हटा देना चाहिए। लेकिन सिद्धप्पा यह होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह तुरंत शेखावत से मिलने गया और उसे रिश्वत देने की कोशिश की। सिद्धप्पा ने उसे करोड़ों रुपए की ऑफर की, लेकिन शेखावत ने इसे भी ठुकरा दिया। उसने कहा, उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी सिद्धप्पा ने कहा, अगर पुष्पा तुमसे माफी मांग ले और सबके सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? यह सुनकर शेखावत सिंह मान गया और बोला, पार्टी का इंतजाम करो जहां वह सबके सामने मुझसे माफी मांगे। पार्टी के दिन सभी लोग इकट्ठा हुए। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या पुष्पा, जो अब तक कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज झुकेगा। श्रीवल्ली ने पुष्पा को समझाया कि सिंडिकेट की भलाई के लिए उसे यह कदम उठाना होगा। शराब के नशे में धुत पुष्पा ने आखिरकार सबके सामने शेखावत से माफी मांग ली। ये देखकर शेखावत बेहद खुश हो गया। उसने माफी की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और बार बार उसे सुनता रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तो उसे भीतर से बहुत अजीब लग रहा था। पार्टी में मौजूद सभी लोग भी चौंक गए थे कि पुष्पा ने माफी कैसे मांग ली। पुष्पा को इतना बुरा लग रहा था कि वह आईने में अपनी शक्ल तक नहीं देख पा रहा था। ये घटना उसके स्वाभिमान के खिलाफ थी और उसे बहुत गहराई से झकझोर गई। उसे इतना तेज गुस्सा आता है कि वह सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और गाड़ी वापस घुमाकर उसी पार्टी में लौट जाता है। जब शेखावत वहां से जाने वाला होता है तब पुष्पा उसकी कार को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे शेखावत स्विमिंग पूल में गिर जाता है। फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब करता है। शेखावत को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। पुष्पा उससे कहता है, पुष्पा एक ब्रांड है और वह किसी के सामने नहीं झुकता। वह शेखावत को चुनौती देते हुए कहता है, मैं 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों को देश से बाहर भेज कर रहूंगा। अगर मैं इसमें नाकाम हुआ और तेरे हाथ एक भी लकड़ी लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। यह सुनकर शेखावत को भी गुस्सा आ जाता है और वह चुनौती स्वीकार करता है। वह सभी चेक पोस्ट को पूरी तरह से बंद करवा देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ब्रिज के नीचे नदी पूरी तरह से सूखी हुई है, क्योंकि यह गर्मियों का समय था। शेखावत समझ जाता है कि पुष्पा अपने ट्रकों को इन्हीं नदियों के रास्ते निकालने की योजना बना रहा है। उसका शक सही निकलता है। पुष्पा के ट्रक नदियों के रास्ते से गुजर रहे थे। पुलिस की जीप उन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती।
आखिरकार शेखावत उनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी शॉटगन से फायरिंग करता है। तभी कटलेट पुष्पा को फोन करके सारी जानकारी देता है। पुष्पा सबको कहता है, तुम सब वहां से कूद जाओ और सभी ट्रक ड्राइवरों को वहां से निकाल लो। मैं किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। सब उसकी बात मानते हैं और सभी वहां से भाग जाते हैं। शेखावत फायरिंग जारी रखता है और ट्रकों में मौजूद सभी लाल चंदन की लकड़ियों को जब्त कर लेता है। यह देखकर मंगल सीनू और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और मीडिया के सामने घोषणा करते हैं कि ये सभी लकड़ियां पुष्पा की थीं। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वे लकड़ियां साधारण लकड़ियां थीं। यह जानकर शेखावत खुद को मूर्ख महसूस करता है। पुष्पा उसकी ओर एक फूल भेजता है। इस पर शेखावत कहता है, मैं अकेला मूर्ख नहीं बना हूँ, बल्कि मंगल सीनू और उसकी पत्नी भी मूर्ख बने हैं। मतलब हम तीनों ही मूर्ख हैं। पुष्पा उससे कहता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। इसके साथ ही वह इशारों में यह भी कह देता है कि वह जल्द ही लाल चंदन की लकड़ियों को देश के बाहर भेजने वाला है और चुनौती देता है, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। इसके बाद पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली काली माता के उत्सव में पहुंचते हैं। वहां श्रीवल्ली को अचानक चक्कर आते हैं और पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पुष्पा काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और एक जबरदस्त तांडव करता है। यह दृश्य इतना शानदार था कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है, आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो? इस पर पुष्पा कहता है, मेरी एक इच्छा है। मैं काली माता से लड़की मांग रहा हूँ। अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लेकिन लड़की हुई तो वह दूसरे घर जाकर नया सरनेम ले लेगी। इसी बीच कुछ लोग पुष्पा की भतीजी के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। यह देखकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वह उनसे भिड़ जाता है। ये सारे एक्शन सीक्वेंस बहुत ही दमदार थे क्योंकि इनमें भावनाएं भी जुड़ी हुई थीं। लेकिन तभी मुरली वहां आ जाता है और पुष्पा से कहता है, अगर तुम यह सब कुछ कर भी लोगे तब भी तुम्हें अपने बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे बराबर हो जाओगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा अनाथ ही रहोगे। तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। यह बातें सुनकर श्रीवल्ली को बहुत गुस्सा आता है और वह मुरली पर जोर से चिल्लाती है। बाद में मुरली उन लोगों को पकड़वाने की कोशिश करता है जिन्होंने कावेरी के साथ दुर्व्यवहार की थी। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि मंगल सीनू, उसकी पत्नी और शेखावत मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं। वे सीएम से कहते हैं, अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर पार कर गईं, तो आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि इससे 2000 से 4000 करोड़ की फंडिंग आने वाली है। अगर यह पैसा पुष्पा के हाथ लग गया तो वह आपको हटाकर अपनी सरकार बना लेगा। ये सुनकर सीएम तुरंत आदेश देता है कि इन लकड़ियों को बॉर्डर पार जाने से रोका जाए। ये लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम के रास्ते श्रीलंका भेजी जा रही थीं, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर है। शेखावत वहां पहुंचता है, लेकिन वह उन लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता क्योंकि ये लकड़ियां जहाज के नीचे छुपाई गई थीं। और जब वह लकड़ियों का पीछा करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती। आखिरकार माल डिलीवर हो जाता है और इसके बदले पुष्पा को भारी रकम मिलती है। इस पैसे को देखकर पुष्पा बहुत खुश होता है। वह इन सारे पैसों से सारे एमएलए को खरीदने के लिए इस्तेमाल करता है। सारे पैसे सोफों के अंदर छुपाकर एमएलए के पास भेजे जाते हैं। अब सारे एमएलए पुष्पा के नियंत्रण में होते हैं। ये सब देखकर शेखावत बुरी तरह से टूट जाता है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वह जानता है कि उसका ट्रांसफर तय है और अब सरकार भी उसके नियंत्रण में नहीं रहेगी। सरकार भी अब पुष्पा की हो चुकी थी। गुस्से और हताशा में शेखावत नकली लाल चंदन की लकड़ियों में आग लगा देता है। उसने काफी शराब पी हुई होती है और वहीं रुक जाता है। अचानक एक ब्लास्ट होता है जिसमें भंवर सिंह शेखावत की मौत हो जाती है। हालांकि उसकी मौत को सार्वजनिक नहीं किया जाता और न ही उसकी डेड बॉडी दिखाई जाती है। कुछ दिनों बाद कहानी में दिखाया जाता है कि मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। अब नए सीएम सिद्धप्पा बन चुके हैं। पुष्पा ने पूरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी क्योंकि उसने सभी एमएलए को खरीद लिया था। जैसा उसने वादा किया था कि 24 जुलाई को सीएम उसके घर आएंगे, वही हुआ। सिद्धप्पा 24 जुलाई को पुष्पा के घर आया, खाना खाया, फोटो खिंचवाई और श्रीवल्ली से कहा कि उसकी वजह से वह सीएम बना है। पुष्पा ने यह दिन इसलिए चुना था क्योंकि यह श्रीवल्ली का जन्मदिन था। घर में छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ और सभी ने इसका आनंद लिया। हालांकि सिद्धप्पा सीएम बन चुका था,
लेकिन पूरे राज्य पर पुष्पा का राज्य था। लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे थे। एक दिन पुष्पा की भाभी मुरली की पत्नी उसके घर आती है और बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। बदले में 50 करोड़ की मांग की जा रही है और धमकी दी जा रही है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वे कावेरी को मार देंगे। ये सुनकर पुष्पा न्यूज चैनल पर लाइव जाता है और किडनैपर्स को चेतावनी देता है कि अगर उसकी भतीजी को कुछ हुआ तो वह उन्हें खत्म कर देगा। उसने उन्हें 1 घंटे का वक्त दिया। ये खबर सीएम सिद्धप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर तक भी पहुंच गई। पुष्पा को पता चलता है कि किडनैपर्स सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है। सेंट्रल मिनिस्टर पुष्पा को शांत करने के लिए सिद्धप्पा से बात करवाता है। सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है कि वह सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसीलिए उसे कुछ न करे। पुष्पा जवाब देता है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह वही करेगा जो उसे सही लगेगा। किडनैपर्स ने पुष्पा को अड्डे पर अकेले आने को कहा और 10 करोड़ की मांग रखी। पुष्पा वहां पहुंचता है और सबसे पहले शॉटगन से फायर करता है, लेकिन किडनैपर्स कावेरी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और पुष्पा को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देते हैं। वे उसके हाथ पैर बांध देते हैं और कावेरी के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। यह देखकर पुष्पा को गुस्सा आता है और वह अपने बंधे हुए हाथ पैरों के बावजूद सभी किडनैपर्स को बुरी तरह से मार डालता है। उसने सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे और उसके भाई को भी खत्म कर दिया। यह सब होने के बाद मुरली पुष्पा के घर आता है। वह अपनी गलती पर पछताता है और पुष्पा और परिवार से माफी मांगता है। मुरली कहता है कि उसे समझ आ गया है कि उसकी असली फैमिली पुष्पा ही है। वह कावेरी का शादी का कार्ड देने आया था और कहता है कि कावेरी ने कहा है कि अगर पुष्पा उसकी शादी में नहीं आएगा तो वह शादी नहीं करेगी। यहाँ कहानी के अंत में पुष्पा एक इमोशनल मोड पर पहुंचता है। जब शिवल्ली उसे बताती है कि कावेरी के शादी के कार्ड पर पिता के तौर पर उसका नाम लिखा गया है, पुष्पा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। ये देखकर वहां खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पुष्पा को शायद ही कभी इस तरह रोते हुए देखा गया हो। इस भावनात्मक पल ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। पुष्पा अपने परिवार को माफ कर देता है और कावेरी की शादी में पूरे परिवार के साथ शामिल होता है। परिवार के बीच की सभी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं और सब लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर सेंट्रल मिनिस्टर के घर में मातम छाया हुआ है। उसके भाई और भतीजे की मौत के बाद स्थिति और खराब हो जाती है। तभी एक आदमी एक पार्सल लेकर मिनिस्टर के घर आता है। जैसे ही वह मिनिस्टर के पास पहुंचता है, पहाड़ी से कोई शख्स ब्लास्ट कर देता है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन वह शख्स कौन था और ब्लास्ट क्यों किया गया, ये खुलासा नहीं होता। पुष्पा 3 की घोषणा के साथ ये फिल्म खत्म होती है, जिसका नाम होगा पुष्पा द रैम्पेज। तो कैसे लगी आपको कहानी? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते